दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो आपको लाने चाहिए कि जो बिक जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक ज्वेलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी एग्जीबिशन जो 16th रंग फेयर आ रहा है ये आप लोगों के लिए है और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और कुछ लोग जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि ये चीज़ें लाखों की हैं, 786 का नोट लाखों का है, या चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीटिंग फ्रॉड से हम बचा सकें। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं तो वो आपकी एग्जीबिशन में बिक सके। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो आपको लाने चाहिए कि जो बिक जाएंगे। जनरली क्या होता है कि सब लोगों के घरों में 1 रुपए के नोट रनिंग कंडीशन में, या 2 रुपए के नोट, या 500 रुपए के नोट जो रनिंग कंडीशन के होते हैं वो उसको इकट्ठा करते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर उसमें कोई भी नंबर उनको थोड़ा सा भी अलग लगता है तो उसको कलेक्शन के लिए रोक लेते हैं। हमारे पास भी रोज़ काफ़ी लोग आते हैं तो जिनके पास नॉर्मली फैंसी नंबर नहीं होते, वो सेमी फैंसी भी नहीं होते, अगर उन्होंने देखा कि लास्ट की 3 डिजिट 4 5 6 आ रहा है तो वो उसको भी रख लेते हैं। जबकि हमने बार बार बताया है आपको कि कुछ फैंसी नंबर, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में बताया आपको कि कौन कौन से फैंसी नंबर बिक सकते हैं। बल्कि फैंसी नंबर में भी आप ये मानकर चलिए कि अगर 500 रुपए का नया नोट जो सर्कुलेशन में चल रहा है अभी, अगर उस नोट के अंदर भी आपके पास फैंसी और सुपर फैंसी नंबर है, उसके बावजूद भी अगर उसकी कंडीशन रनिंग है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है। स्टार नोट्स में भी हमने हर बार आपको कहा है कि स्टार नोट्स की वैल्यू अभी नहीं आ रही है, तो कॉमन स्टार नोट्स रनिंग कंडीशन में लोग लाते हैं, उनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। अगर आपके पास स्टार नोट में फैंसी नंबर है या सुपर फैंसी नंबर है, उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है। और अभी हमने अपने ऑफिस में ही कुछ स्टार नोट्स लिए थे सुपर फैंसी और फैंसी नंबर के, बहुत अच्छी वैल्यू उनको मिली थी और वो हम परचेज भी कर रहे हैं। लेकिन कॉमन नोट्स लेकर अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर से ट्रैक्टर वाले नोट के नाम से ही सब लोगों को एलर्जी है, क्योंकि 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट इतनी बड़ी क्वांटिटी में है और आप सब लोग इकट्ठा करते हो। उसकी वजह यही है कि सब लोग कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पे चीटिंग फ्रॉड चल रहा है, जो बताते हैं ये ट्रैक्टर वाला नोट लाखों रुपए का है, 786 का नोट लाखों रुपए का है, ये सारी चीज़ें आपको मिसगाइड करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दूर दूर से ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आते हैं और उनको बाद में पता चलता है इसकी वैल्यू नहीं है तो वो बिकेंगे भी नहीं। क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग उड़ीसा से बहुत लोग आ रहे हैं, हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। तो जिन लोगों को ये समझना चाहिए कि वीडियो देखकर कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी, तो इनको लाना यहाँ पर बेकार है। इसी तरीके से एल्युमिनियम के रनिंग कंडीशन के जो 10-10 किलो आदमी वजन उठाकर ले आता है, यहाँ पर आके पता चलता है कि वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बिकेंगी। तो स्टील के कॉइन, स्टील के 1 रुपए के कॉइन 1992 से लेके 2004 तक के जो रेगुलर इशू आए हैं गेहूं की बाली वाले स्टील के, उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सिर्फ उसमें से 1 या 2 डेट्स हैं जो 10 से 20 रुपए तक बिक सकती हैं आपकी, जिसमें 1992 और 1995 आपका 10 रुपए से 20 रुपए तक बिक सकता है। इसके अलावा आपका कोई सिक्का उसमें से नहीं बिकने वाला। तो ऐसी चीज़ें नहीं लाइए। और ख़ास तौर से मैं बताऊंगा कि 2 रुपए में जो क्रॉस वाले कॉइन्स आते हैं, उसकी कहीं पर भी किसी भी मिनट की कोई भी वैल्यू अभी डिमांड में नहीं है और वो कहीं पर भी नहीं बिकेंगे। 5 रुपए के कॉपर निकल वाले 1999 1999 के बहुत लोग लेकर आ रहे हैं। पता नहीं मेरे को कौन सी वीडियो ने मैंने उनको बताया, उसकी भी कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। बल्कि 5 रुपए के कॉपर निकल के 9 ग्राम वाले कॉइन की कोई डिमांड नहीं है और वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि आपका वो नहीं बिकेंगे। उसमें पर्टिकुलर एक डेट मैंने आपको बताई हुई है, 2004 हैदराबाद मिंट, वो स्केयर होता है, उसकी वैल्यू 500 से 700 रुपए तक होती है, तो वो आपका बिक सकता है। इसके साथ साथ नोटों में अगर आपके पास लूज नोट हैं, चाहे वो 100 रुपए के आपके एग्रीकल्चर इशू हों, अगर वो रनिंग कंडीशन में है तब वो नहीं बिकेंगे। वाइट पट्टी वाले नोट बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, अगर वो रनिंग कंडीशन और वीक कंडीशन में है तब उनकी वैल्यू भी नहीं आती है। अगर ये सारे नोट आपके यूएनसी कंडीशन में होते हैं तो आपको कुछ प्रीमियम मिल सकता है।
ज़्यादातर आपको गड्डियाँ अगर होती हैं किसी भी नोट की, तो उसकी वैल्यू आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल सकती है। 1950 से लेके 1970 के बीच में जो नोट बने हैं उनकी गड्डियाँ अगर आपके पास हैं तो वो अच्छा वैल्यूएबल मिल सकती हैं। पुराने नोट आपके पास हैं 10 रुपए के और 100 रुपए के और 1000 रुपए के, ये बड़े नोट आते थे पहले, काफ़ी बड़े साइज़ में, वो आपके ईज़िली बिक सकते हैं। तो नोटों के अंदर अगर कोई फैंसी नंबर है, सुपर फैंसी नंबर है, तब उसकी आपको ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। तो अगर आपको 16 रंग फेयर में कुछ सामान बेचने के लिए आना है, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या-क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा। क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपके आने से अगर वही चीज़ें कॉमन लाते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भई हमारे यूट्यूब बनाने का, आपको अवेयर करने का उसका हमें बेनिफिट नहीं हुआ। तो हम इतनी कोशिश करते हैं, जितनी भी नॉलेज हम आपसे शेयर कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उसमें सारी सच्चाई होती है। और ये सारी सच्चाई के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी एग्जीबिशन में आते हैं, तो वहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल सकती है। आप कुछ सीखने के लिए आइए, 100 बार, 200 बार आप कुछ भी चीज़ पूछिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर उस तरीके से वो चीज़ें लेके आते हैं, तो हमें दुःख होता है, भई आप इतनी दूर से आए हैं और ये एक्सपेक्टेशन लगा के आए हैं कि भई ये चीज़ें हमारी 10 लाख, 20 लाख की हैं और वहाँ पर आपको उसके 200 रुपए भी कोई नहीं देता। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए आप कोशिश मत कीजिए। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें से बहुत से लोग नकली चीज़ें बनाकर ला रहे हैं कॉइन्स के अंदर। जितनी भी कॉइन्स की चीज़ें हमने आपको रेयर बताई हैं, स्केयर बताई हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट में नकली आ रही हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, भीड़ का फ़ायदा उठा के किसी भी स्टॉल पे जल्दी जाते हैं और जल्दी-जल्दी में वो कोशिश करते हैं नकली चीज़ को असली करके बेचने की। या ऐसे टाइम में जो आदमी साथ में खड़ा होता है, उसको ऐसा लगता है कि भई इनके पास सब चीज़ रेयर है और उसको उतनी समझ नहीं होती। तो वो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड उनसे खरीद लेते हैं और वो चीटिंग का शिकार होते हैं। जैसे मान लो 1957 की अठन्नी है, सबको पता है कि वो 20,000 से 50,000 तक की रेंज की है। अगर आपके साथ में कोई खड़ा हुआ आदमी आपको लगता है कि वो 57 की अठन्नी आपको दिखा रहा है या वो खुद देख रहा है किसी को दिखाने के लिए और आपको लगा कि भई वो बहुत रेयर चीज़ है और मैं ले लूँ, तो वो उसका टारगेट भी वही होता है कि वो उसको आपको दिखा के एक अट्रैक्शन पैदा करना है कि भई ये महँगी चीज़ मेरे पास है और मुझे नॉलेज नहीं है। तो वो इस तरीके से नकली चीज़ें आपको बेच देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपको नुकसान हो गया। तो कोई भी चीज़ वहाँ एग्जीबिशन के टाइम पे इतना रश होता है और इतने लोग आते हैं, तो वो नकली चीज़ों का बहुत बड़ा स्कोप है कि वो कोशिश करके आपको नकली चीज़ें बेच दें। बहुत सारे कलेक्टर्स भी क्या सोचते हैं कि जो रास्ते में आदमी घूम रहा है, वो आदमी 20,000 वाली चीज़ आपको 2,000 में दे जाएगा। बाद में उनको पता चलता है कि वो चीज़ नकली थी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग चीटिंग, फ्रॉड, पिक पॉकेटिंग जैसे जेब कतरे जो जेब काटने में इंटरेस्ट लेते हैं। आपकी कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से चोरी करनी है या आपको कॉइन दिखाते हुए कोई चीज़ आपकी चोरी कर ली, इस तरीके के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जीबिशन में और हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि इंडिविजुअली हर एक किसी को हम मॉनिटर कर पाएँ। तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है, कम से कम 10 से 15 हमारे वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक में अगर वो सीसीटीवी कैमरे में आ भी जाता है, तो हम उसको बाद में पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए दोस्तों, ख़ास तौर से इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही आप एग्जीबिशन को एन्जॉय कीजिए, उससे सीख लीजिए। थैंक यू।